नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गणित की शिक्षण विद्या, जो कि आपके रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य परीक्षा में लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों के लिए उपयोगी है। लेवल 1 में प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए उपयोगी है। लेवल 2 में प्री और मेंस के लिए साइंस मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पर हम एक कंप्लीट चर्चा करेंगे, सारी शिक्षण विधियों को हम कवर करवाएंगे, मतलब हर एक बिंदु को जो कि आपके ऑफिशियल पाठ्यक्रम में दे रखा है, टू द पॉइंट हम चलेंगे। और किसी भी प्रकार से इन क्लासों को लेने के बाद आपको कोई नोट्स, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। टेस्ट वगैरह सब हम फ्री आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो देखिए, हम क्लासें आज से शुरू करने जा रहे हैं और आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि आधे बच्चे जो हैं उनकी डिमांड है कि संस्कृत की शिक्षण विद्या भी स्टार्ट की जाए। तो यहाँ पर हम एक यूँ कह सकते हैं कि ट्रायल के रूप में देख रहे हैं कि गणित की शिक्षण विधियों को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है या संस्कृत की, या दोनों को। जैसे जैसे हमें पता चलेगा, एक दो क्लास हम अपलोड करेंगे, जिस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा बच्चों को, निश्चित तौर पर वह क्लास जो है अपने आगे तक चलेगी। अगर आप गणित की शिक्षण विद्या और संस्कृत की शिक्षण विद्या दोनों की क्लासेज जो है रेगुलर अपनी चलती रहेगी, तो इसके लिए आपको जो है अपने साथियों के साथ शेयर करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर क्लास के जो व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से हम क्लासेज जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने हिंदी की शिक्षण विद्या करवा दी है, आपको ये सारी जानकारी जो है पहले से है। और अधिकांश अभ्यर्थी जो हैं हमसे कई टाइम से जुड़े हुए हैं और कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो नए भी हैं। तो निश्चित तौर पर आपको ये पता होगा कि किस प्रकार से हम जो है टीचिंग करवाते हैं और आपको किस प्रकार से एक टॉपर्स के मार्गदर्शन में आपको तैयारी करने का अवसर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, उससे पहले अपना जो पाठ्यक्रम है उस पर भी चर्चा करेंगे। कितने प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं और कौन सा टॉपिक जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और अपना जो ये शिक्षण कार्य रहेगा वो कितने घंटे की क्लास जो रहेगी उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो इससे पूर्व हमने जो है हिंदी की शिक्षण विद्या जो है कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो अवश्य देख लें। वैसे अधिकांश साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं सबने हिंदी की शिक्षण विद्या जो है वो पढ़ ली है, क्योंकि देखिए शिक्षण विद्या एक केवल एक यूँ कह सकते हैं कि एक नाम है कि शिक्षण विद्या, बाकी शिक्षण विद्या के अंतर्गत कई सारे बिंदु जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। जो आपके टॉपिक के अंतर्गत हिंदी की शिक्षण विद्या के अंतर्गत अगर देखा जाए तो टोटल जो है 12 टॉपिक थे। उन 12 ही टॉपिक की क्लास हमने ली। क्लासें कुछ टॉपिक बड़े थे, जैसे पहला टॉपिक काफ़ी बड़ा था, उसकी 7 से 8 क्लासें ली थी हमने, गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण अलग अलग करके। देखिए, एक व्यवस्थित तरीके से अगर आप ज्ञान ग्रहण करोगे तो आपके माइंड में दीर्घकालीन, यानी कह सकते हैं कि लंबे समय तक आपके दिमाग में जो है मन मस्तिष्क में वो चीज़ें स्थायी रूप ग्रहण करेगी। लेकिन आप कई थोड़ा उधर से पढ़ा थोड़ा इधर से पढ़ा, तो इस प्रकार से जो है तैयारी नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर देखिए 10,701 स्टूडेंट जो हैं इन्होंने हिंदी की हमारी पहली कक्षा देखी थी। अब यदि यहाँ पर 37 वीडियोज़ के माध्यम से हमने सारा सिलेबस कवर करवाया, उसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है अलग से बना रखी है। बिल्कुल ये निःशुल्क है और 100% एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए, इसी तरह से हम गणित की शिक्षण विद्या और संस्कृत की शिक्षण विद्या भी लेकर आए हैं। दूसरा है आपके एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। उसके अंतर्गत हमने अब तक जो है सारी वीडियो डाल दी है। केवल एक वीडियो जो है अपना लास्ट टॉपिक रहेगा, अध्याय 7 या 8 है, उसको हम कवर करवाएंगे। तो इस तरह से आपके एनईपी 2020 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद में देखिए, हिंदी की शिक्षण विद्या हमने यथास्थान बताया था कि कैसे प्रश्न बने थे। फिर भी विद्यार्थियों की डिमांड थी, तो थ्योरी क्लास के बाद हम जो है हिंदी की शिक्षण विधियों की पीवाईक्यू सीरीज भी लेकर आए हैं यूट्यूब पर, ताकि आपको जो है निःशुल्क तैयारी का अवसर मिले और 100% यूँ कह सकते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट आपको निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध होता रहे। अब यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन जो है अपना, उस पर भी 5,000 जो है डाउनलोड स्टूडेंट हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आप साथियों का प्रेम तो मिल ही रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5K प्लस स्टूडेंट्स हो गए हैं और रोज के कम से कम 300 से 400 स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पर यहाँ पर ऐप के कुछ स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ आपके सामने। इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि एक दिन में कितने स्टूडेंट जो है वो ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो परचेज भी कर रहे हैं। उसमें ओल्ड टेस्ट सीरीज जो है 50 रुपये की, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ऐप पर जाकर विजिट करें। और शिक्षण वीडियो की पीवाईक्यू वाली जो टेस्ट सीरीज है पूरी, उसको भी आप ज्वाइन करें। 31 रुपये में वो कोर्स है, उसके अंतर्गत ई बुक भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो कंप्लीट यहाँ पर मैटर देखिए आप, शानदार। ये बिल्कुल 5 तारीख के ही है सारे डाउनलोड, 5 जनवरी के। उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए है हालांकि, लेकिन रोज के कम से कम 300 से 400 स्टूडेंट जो है नए जुड़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो एक बार डाउनलोड अवश्य करें। अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास, जो कि अपने रहेगी गणित शिक्षण विधियों की। तो देखिए, उससे पहले हम इस पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर लेते हैं। अपने गणित के शिक्षण विधियों का जो पाठ्यक्रम है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि गणित शिक्षण शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत
किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए आप यहाँ पर देखेंगे। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के पीवाईक्यू हमने यहाँ पर शामिल किए हैं और दोनों के पीवाईक्यू को हमने यहाँ पर कवर करवाते हुए अपनी थ्योरी क्लास बिल्कुल शानदार तरीके से रहेगी। पहली क्लास अपनी रहेगी जो कि आज की क्लास है, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति। गणित की प्रकृति में गणित की क्या क्या विशेषताएं उसको पढ़ेंगे और तर्क शक्ति यानी कि बालक की तार्किक क्षमता जो है उसमें कैसे विकास होगा गणित के माध्यम से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस क्लास को चालू करने से पहले हम गणित का अर्थ भी पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे और इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। अब परिभाषाओं को लेकर जब हम बात करेंगे तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम 4 या 5 परिभाषाएं पढ़ेंगे केवल। बाकी जो परिभाषा है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, क्योंकि यहाँ पर महत्ता यानी महत्व जो है गणित शिक्षण के मूल्य हम पढ़ेंगे, जिसमें सामाजिक मूल्य जब हम पढ़ेंगे, सामाजिक मूल्य पढ़ेंगे, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य, कई सारे जो मूल्य हैं उन मूल्य के बारे में जब पढ़ेंगे, बौद्धिक मूल्य वगैरह। तो पहले टॉपिक में हम अर्थ, उत्पत्ति, परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। परिभाषाएं जो है, कुछ परिभाषाएं ऐसी होगी जो हम गणित शिक्षण के जो मूल्य पढ़ेंगे, गणित की महत्ता, उसके अंतर्गत जैसे अपने सामाजिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, सौंदर्यात्मक कलात्मक मूल्य हैं, बौद्धिक मूल्य हैं, अनुशासनात्मक मूल्य हैं, उनके अंतर्गत जो परिभाषाएं दी गई है, जैसे होगबेन की परिभाषा है, डटन की परिभाषा है, लोक की परिभाषा है, उन सभी परिभाषाओं को हम यथास्थान पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर हम पहले टॉपिक के अंतर्गत परिभाषाएं जो है उसके अंतर्गत बिल्कुल शॉर्ट जो 5-6 परिभाषाएं वो किसी मूल्य से संबंधित नहीं है, केवल उन्हीं परिभाषाओं को यहाँ पढ़ेंगे, बाकी की परिभाषाएं हम गणित शिक्षण के मूल्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहले टॉपिक में से अब तक जो है 20 प्रश्न आ चुके हैं रीट परीक्षा में, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में करके। अब यहाँ पर देखिए एक सामान्य सी बात है कि आपके रीट के जो पाठ्यक्रम है उसमें 30 अंक में से लगभग 10 अंक जो हैं वो आपके गणित की शिक्षण विधियों के आते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न जो आपके हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 साइंस मैथ्स हो। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन जो हैं उसका काफ़ी मूल्य रहता है आपके गणित में, यहाँ पर भी काम आएंगे लेवल 1 के और लेवल 2 वालों के भी मेंस में भी काम आएंगे, मतलब प्री और मेंस दोनों में आपके काम आने वाली है। तो निश्चित तौर पर हम दोनों को कवर करते हुए यहाँ पर शिक्षण करवाएंगे। जो टॉपिक आपके मेंस में नहीं है वो आप जो है यहाँ से ड्रॉप कर देंगे और बाकी इसके सारे टॉपिक लगभग आपके मेंस एग्जाम में हैं। तीसरा टॉपिक अपना रहेगा, देखिए गणित की भाषा। गणित की भाषा जो है तो इसके अंतर्गत भी हम गणित की भाषा संबंधी जो भी चर्चाएं हैं, कुछ चीज़ें हम गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति यानी पहले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, मतलब यथास्थान पढ़ाने की कोशिश है, ताकि आपके जो है पूरा माइंड में एक सेटअप रहे कि कहाँ से प्रश्न है और कौन सी थ्योरी किस टॉपिक से रिलेटिव है। गणित की भाषा के अंतर्गत अब तक 9 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे सामुदायिक गणित, या कि गणित का सामुदायिक महत्व क्या है या सामुदायिक गणित क्या है, समुदाय में अपने दैनिक जीवन में उसका किस प्रकार से उपयोग होता है, वो हम करेंगे तैयार। तो 7 प्रश्न वहाँ से पूछे गए हैं। फिर आपके औपचारिक एवं अनौपचारिक वीडियो द्वारा मूल्यांकन, यहाँ से भी 14 प्रश्न पूछे गए हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक वीडियो द्वारा जो मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन तो अपने जो है हिंदी की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत हमने कवर कर लिया था, लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे कुछ चीज़ें जो हैं अलग से होगी, वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। शिक्षण की समस्याएं जो हैं वो हिंदी के अंतर्गत भी है, गणित के अंतर्गत भी है। अब यहाँ से केवल 2 प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, लेवल 1 लेवल 2 और इतने सारे जो पेपर हुए हैं उसमें से केवल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो गणित की समस्याओं के बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी की शिक्षण विधि और गणित की शिक्षण विधि में कहीं ना कहीं जो है समस्याओं में अंतर है। त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण अधिगम से संबंधित पहलू, यानी कि त्रुटि जो आपके हैं विश्लेषण, यानी कि बालक जो गलती करते हैं अब सवालों को सोल्व करते समय, तो उसमें किस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। और दूसरा है शिक्षण अधिगम से संबंधित पहलू। अब यहाँ पर आपके जितनी भी गणित की शिक्षण विधियां हैं वो सारी हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि शिक्षण अधिगम से संबंधित जो पहलू है उसी के अंतर्गत आपके शिक्षण अधिगम सामग्री भी हम पढ़ेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री भी पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत आपके कुछ विशेष प्रकार की सामग्री जो है यहाँ पर गणित में जियो बोर्ड है, जैसे स्केल वगैरह है, तो ये अलग से यूज़ होते हैं, उसका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे अबेकस हो गया, गिनतारा, तो उसके अलावा ग्राफ पेपर है। गणित शिक्षण की कुछ अलग सामग्रियाँ हैं, उनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा है, देखिए आप निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, तो ये हम जो है हिंदी की शिक्षण वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है किस प्रकार से गणित शिक्षण में उपचार और निदान में जो है वो प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 8 टॉपिक आपके हैं और यहाँ पर मैक्सिमम अगर मान के चलें तो 8 से 10 घंटे की अपनी क्लासें रहेगी। इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं कि जैसे आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण ब्लूम द्वारा किया गया है, आगे क्रथवाल, मसीहा और सिम्पसन द्वारा जो किया गया है, उन सभी के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। तो ये आपके शिक्षण अधिगम से संबंधित पहलू जो है टॉपिक नंबर 7, इसके अंतर्गत हम अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और सारी चर्चाएं जो है शिक्षण उद्देश्य वगैरह यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हम जो है इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। अब हम देखिए बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ। पहली क्लास अपनी रहने वाली है गणित शिक्षण की,
और बिल्कुल शानदार आपको जो है हर एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। प्रकृति एवं तर्क शक्ति, ये अपना पहला टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत हम 2 बिंदुओं पर और चर्चा करने वाले हैं। पहला बिंदु है अपना गणित शिक्षण का अर्थ और गणित का अर्थ और उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे गणित की परिभाषाओं के बारे में। उसके बाद में जो है हम प्रकृति एवं तर्क शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो गणित का अर्थ जो होता है, गणित की उत्पत्ति या गणित शब्द का निर्माण जो है गण धातु से हुआ है। अब गण धातु जो है वो संस्कृत की है, धातु शब्द जहां भी आएगा वो आपके संस्कृत से होता है। जैसे गद्य शिक्षण में गद धातु है, पद धातु है, ये सारी चीजें जो है आपके संस्कृत से ली गई है, क्योंकि धातु जो है वो संस्कृत में होती हैं धातु रूप, और हिंदी में जो क्रिया होती है वही संस्कृत में क्या कहलाती है, आपके धातु कहलाती है। गण धातु का अर्थ होता है गिनना, अर्थात गणना करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गिनना या गणना। ठीक है, अब यहां पर आगे देखेंगे हम मैथमेटिक्स शब्द जो है अंग्रेजी का, इस शब्द की उत्पत्ति जो है कहां से हुई है, तो इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथमेटा या मैथेमेटा शब्द से हुई है। यहां पर इंग्लिश में भी हमने लिखा है, ताकि आपके जब आप गणित शिक्षण वीडियो की जो विधियां आएगी वहां पर अंग्रेजी रूपांतरण भी आपके होगा, तो वहां पर देखकर आप आसानी से जो है कर पाएंगे। मैथमेटिक्स अंग्रेजी का शब्द है जिसको हम गणित कहते हैं, और यहीं पर आपके ग्रीक यूनानी शब्द जो है मैथमेटा, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ होता है सीखी जाने वाली वस्तुएं या सीखी जाने वाली विषय जिनका अध्ययन किया जाए। हमने तीनों प्रकार से कवर किया है। देखिए यहाँ पर संस्कृत में भी इसका, संस्कृत का जो गण धातु से बना है गणित, उसका अर्थ क्या हो गया, गिनना। अंग्रेजी का मैथमेटिक्स शब्द है जिसका हिंदी अर्थ हो गया है गणित, और इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी शब्द से हुई है मैथमेटा, और जिसका अर्थ होता है सीखी जाने वाली वस्तुएं। अब हम आगे देखेंगे कि वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वास्तव में गणित का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गणित का शाब्दिक अर्थ होता है संकीर्ण या संकुचित, अगर अर्थ देखा जाए जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो, गणनाओं की प्रधानता हो। ऐसा विज्ञान, ऐसा शास्त्र या ऐसा विषय जो है आपके, वो कहलाता है आपके गणित। मतलब गणित गणनाओं का विज्ञान भी कह सकते हैं इसको, गणनाओं का विषय भी कह सकते हैं। इसमें गणनाओं की क्या होती है, प्रधानता होती है। गणित जो है आपके वो अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है। कहने का मतलब यह है कि गणित की भाषा कैसी है, संक्षिप्त है। गणित के जो भी भाषाओं के अंतर्गत जो अंक हैं, अक्षर है, चिन्ह है, वो कैसे हैं, संक्षिप्त संकेत के रूप में सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। यानी कि अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है गणित, जिसकी सहायता से परिणाम का बोध होता है, दिशा का बोध होता है और स्थान का बोध होता है। इसके अलावा माप तोल का भी इसमें बोध जो है वो होता है, माप तोल का बोध इसमें होता है। तो ये आप यहाँ पर गणित के बारे में एक सामान्य सी जानकारी जो हमने पढ़ी है। उसके अलावा हम आगे भी चर्चा करेंगे गणित की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन हैं, और उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि रामानुजन जो है वो गणितज्ञ जो है किस प्रकार से फेमस है, और किस प्रकार से अपने बोधायन प्रमेय वगैरह जो हुई है, प्रमेयों के बारे में हम पढ़ेंगे, स्वयं सिद्धि के बारे में पढ़ेंगे, इनमें क्या अंतर है, इनके बारे में भी हम डिटेल से आगे क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप एक संख्या जो है आपके गणित की, वो संख्या आप यहाँ पर लिख लीजिए। 1729 जो है आपके, ये रामानुजन संख्या है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। रामानुजन संख्या जो है आपके 1729 है, और इसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे गणित की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गणित की परिभाषाओं में हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है, महत्वपूर्ण यानी हम तो यहाँ पर 360 डिग्री कवर करवाने वाले हैं, यानी कि सभी परिभाषाएं हम कवर करवाएंगे। यूं कह सकते हैं कि अभी तक रीट परीक्षा में पूछी गई है, यूपी टेट, सी टेट वगैरह में भी जो परिभाषाएं पूछी गई है वो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हम सभी यहाँ पर लेकर आए हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। उसके अलावा बची हुई सारी परिभाषाएं जो है, मैंने पहले भी बताया है कि वो हम गणित शिक्षण के मूल्य जब पढ़ेंगे तब वहां पर हम कवर करवाएंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से मूल्य भी समझ में आ जाएंगे और परिभाषाएं भी यथास्थान आपको याद हो जाएगी। क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है कुछ सभ्यताओं के मतलब कुछ परिभाषाओं के बारे में कि ये परिभाषा किस मूल्य से जुड़ी हुई है, तो वहां पर आपको आसानी से कवर हो जाएगी। पहले हम यहाँ पर परिभाषा पढ़ेंगे, और हम जो है परिभाषाएं किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। परिभाषाएं आपके गणित शिक्षण की है, और रीट परीक्षा में हर बार कम से कम 1 या 2 परिभाषाएं पूछी जाती है निश्चित तौर पर, तो आपको यहाँ पर याद तो करनी है, लेकिन कुछ ट्रिक जो है जिसके माध्यम से हमने अभी तक याद कर रखी है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पहली परिभाषा है मार्शल एच स्टोन। मार्शल एच स्टोन जो है, इनकी परिभाषा है गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्थाओं का अध्ययन है। गणित अमूर्त व्यवस्थाओं का अध्ययन है, ये बात आपके यहाँ पर देखिए क्लियर हो रही है। जब हम गणित की प्रकृति के बारे में आगे बात करेंगे तब हम बताएंगे कि गणित अमूर्त विज्ञान है, या एक गणित जो है वो अमूर्त विषय है। तो यहाँ पर भी इस परिभाषा में क्लियर हो रहा है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्थाओं का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। मानसिक क्रियाओं के रूप में इसका उपयोग करते हैं हम,
और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन ये सारे तत्व हैं, इनको वापिस किस रूप में परिभाषित किया गया है? मूर्त रूप में। तो यहां पर देखिए स्टोन यानी आप मान लीजिएगा पत्थर, स्टोन जो है इसका हिंदी रूपांतरण, अंग्रेजी में स्टोन का हिंदी रूपांतरण होता है पत्थर। और पत्थर कैसी विषय वस्तु है? पत्थर एक मूर्त सामग्री है, मूर्त विषय वस्तु है। इसलिए अमूर्त व्यवस्थाओं का अध्ययन जो है गणित, उसके माध्यम से मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। अमूर्त तत्वों को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? मूर्त रूप में परिभाषित। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया कि स्टोन यानी होता है पत्थर, और पत्थर जो है एक मूर्त सामग्री। मूर्त सामग्री ऐसी सामग्री होती है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि वास्तविक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो है उसको हम देख पाते हैं, उसी को कहते हैं मूर्त सामग्री। और अमूर्त सामग्री जिसे हम देख नहीं पाते हैं, केवल हम महसूस या यूं कह सकते हैं कि उसके बारे में चिंतन कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूर्त रूप जो है इसको आप यहाँ पर आप भले अंडरलाइन करें, भले आप इसके ऊपर जो है राउंड कर दें और स्टोन को यहाँ पर अंडरलाइन कर दें, ताकि आपके स्टोन जो है मूर्त वाली जो परिभाषा है वो आपकी किसकी हो जाएगी? मार्शल एच स्टोन की। नेक्स्ट परिभाषा है आपके डेविड व्हीलर की। डेविड व्हीलर जो है उन्होंने परिभाषा दी है, ये आपके बिहार टेट में पूछी गई और एक बार सी टेट में भी पूछी गई है। तो इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। मतलब गणित जानने की अपेक्षा गणितीयकरण कैसे होता है, मतलब उसका व्यवहारिक रूप में कैसे उपयोग लिया जाता है, तो इसको कहते हैं गणितीयकरण। यानी कि सोच का गणितीयकरण, चिंतन का गणितीयकरण। ये एनसीएफ 2005 ने भी कहा है कि बालक की सोच का क्या करना है? सोच का गणितीयकरण करना है, सोच का या चिंतन का गणितीयकरण। अब यहां पर आप देखिए गणित की अपेक्षा किस पर ध्यान दिया जाएगा? गणितीयकरण पर जो है इस पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटो ने क्या परिभाषा दी है। तो प्लेटो की परिभाषा जो है रीट में अभी पूछी भी गई थी 2012 लेवल 2 में, कि जो व्यक्ति रेखा गणित, अब रेखा गणित को ही ज्यामितीय कहते हैं, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, रेखा गणित को ही ज्यामिति कहते हैं। तो कई सारी ऑथेंटिक बुक्स में जो है ज्यामितीय शब्द भी लिखा हुआ है और कई जगह रेखा गणित शब्द भी लिखा हुआ है इनकी परिभाषाओं में। तो जो व्यक्ति रेखा गणित या यूं कह सकते हैं कि ज्यामिति नहीं सीख सकते, वे इस पाठशाला या विद्यालय, देखो दोनों शब्द लिखा हुआ आ सकता है, रीट में विद्यालय शब्द लिखा हुआ आया था, तो वो व्यक्ति जो ज्यामिति या गणितीय नहीं सीख सकते वे इस पाठशाला में प्रवेश नहीं ले सकते। उनके कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को गणित, जो व्यक्ति गणित नहीं सीख सकता है, ज्यामिति नहीं सीख सकता है, रेखा गणित, वो विद्यालय में या पाठशाला में प्रवेश लेने लायक नहीं है। प्लेटो ने जो है ये बात कही है, ये आपके रीट में पूछी भी गई है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगली आपके बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल जो है इन्होंने परिभाषा दी है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम यह भी नहीं जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या असत्य है। मतलब गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और नहीं हम यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो कुल मिलाकर ये जो है वो आपकी किसने दी थी परिभाषा? बर्ट्रैंड रसेल ने दी थी। और गणित के सिद्धांत, यानी कि एक बुक का नाम है गणित के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स जो है, इस बुक के लेखक जो है वो कौन है? बर्ट्रैंड रसेल है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ये 4 परिभाषा तो ये हो गई। 5वीं परिभाषा आपके हैं अरस्तु की। अरस्तु देखिए आपके सामाजिक विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। मतलब अरस्तु, मैंने एक ऐसा नाम है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये सभी विषय में कहीं न कहीं इन्होंने कुछ न कुछ परिभाषा दे रखी है। तो गणित के बारे में इन्होंने कहा है गणित मात्रा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मात्रा का विज्ञान है। अरस्तु से आप मात्रा शब्द याद रखना कि अरस्तु ने कहा है कि गणित जो है वो मात्रा का विज्ञान है। ये बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा है आपके। अगली परिभाषा जो है वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष जो है उन्होंने परिभाषा दी है, या उसमें वर्णित जो परिभाषा है वो है आपके, जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट, यानी कि मोर के सिर पर जिस प्रकार से मुकुट शोभायमान होते हैं, तथा सर्पों के सिर पर, यानी कि सांप के सिर पर मणियां होती हैं, यानी कि सर्प के सिर पर जो मणि होती हैं, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। वेदांग नाम से परिचित जो विज्ञान है, विज्ञान जो है उसके विज्ञान के सिर के मुकुट की तरह है। जिस प्रकार से मोर के सिर पर मुकुट होता है, सर्प के सिर पर मणि होती हैं, उसी प्रकार से विज्ञान जो है उसमें गणित का महत्व है। यानी कि सर्वोच्च स्थान जो है विज्ञान में किसका है? गणित का स्थान है। विज्ञान के अंतर्गत गणित का जो है सर्वोच्च स्थान है। अब यहाँ पर इस परिभाषा को हम कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये सर्प लिखा हुआ है, यहाँ पर ये केवल एकमात्र परिभाषा है जिसमें सर्प शब्द का उपयोग किया गया है। अब आप देखिए जब आप ज्योतिष विज्ञान पढ़ते हो, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हो, वहां पर आप देखते हो कि सर्प दोष होता है। तो यहाँ पर ये जो है इसको रिलेटिव करके आप बिल्कुल कंफर्म जो है याद रख सकते हो कि ज्योतिष के अंतर्गत ये सर्प वाली जो परिभाषा है वो किसने दी है? वेदांग ज्योतिष ने दी है। ये यहाँ पर आपके कंप्लीट याद रखने की ट्रिक है। अगली परिभाषा है आपके हेनरी पाइनेकर।
जो परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट है कि रीट 2012 लेवल 2 शिफ्ट 3 में पूछी गई है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर डबल बार नोट डाउन कर दिया है। एक बार पूछी गई रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 3 में, विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना क्या है, गणित है। हेनरी पाइनेकर ने कहा है कि विभिन्न वस्तुएं जो हैं उनको उन्हीं का नाम देना, मतलब जो वस्तु है उसी वस्तु का नाम देना, उसको क्या कहलाता है, गणित है। तो कुल मिलाकर ये परिभाषा आपके कंप्लीट यहाँ पर हो जाती हैं। दो परिभाषा और आपके देखिए यहाँ पर हैं। पहली है आपकी बेंजामिन पियर्स। बेंजामिन पियर्स की जो परिभाषा है उसको तो देखिए पियर्स और निष्कर्ष दोनों में जो अंतिम शब्द जो है उसके ऊपर ये जो है र का जो है रेफ चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बेंजामिन पियर्स ने जो है निष्कर्ष वाली बात कही है और दोनों के ऊपर र की मात्रा है, ये आप याद रखने की ट्रिक है। तो गणित वह विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब हर जगह गणित को विज्ञान माना है, क्योंकि विज्ञान जो है उसका मूल आधार क्या है, गणित है। तो गणित वह विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये आपके बेंजामिन पियर्स ने दी है। तो आपको याद रखने की ट्रिक वही है, मैंने आपको बताई है, रेफ वाला जो चिन्ह है अंत में वो आपके याद रखने की ट्रिक है। अगली है आपके बर्थलोट। बर्थलोट ने क्या परिभाषा दी है, देखिए तो गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी कि बर्थलोट जो है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बर्थलोट जो है वो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या है, उपकरण। अब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का क्या है, एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। उपकरण वाली परिभाषा आपकी किसने दी है, बर्थलोट जो है। इसको आप याद रखिएगा कि ये बर्थलोट कौन के उपकरण है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि बर्थलोट क्या है, एक उपकरण है, और ये आपके वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। कौन, गणित। ये परिभाषा हो गई। अब देखिए आप यहां पर देखिए हमने नोट डाउन करके भी लिखा है कि अन्य सभी परिभाषाएं गणित शिक्षण के महत्व या मूल्यों के अनुसार यथास्थान पढ़ेंगे। यानी कि जो अगला अपना टॉपिक है गणित शिक्षण की महत्वता विद्यालय पाठ्यक्रम में, वहां पर हम गणित शिक्षण के मूल्य पढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः आपको बता रहा हूं कि सांस्कृतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, अनुशासनात्मक मूल्य हैं, बौद्धिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं। उनमें जो परिभाषा यहाँ से उससे रिलेटिव है और जो जिस मूल्य से संबंधित है उसी मूल्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ताकि आपको याद रखने में भी आसानी होगी और उस मूल्य से संबंधित भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा भी गया है कि यह परिभाषा जो है किस मूल्य से संबंधित है, तो वहां पर आपके लिए बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। तो ये तो अपने अर्थ और उत्पत्ति के बारे में और परिभाषाओं की बात हो गई। अब अपनी मेन बात चलेगी गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति के बारे में। गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, देखिए गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति जो आपके टॉपिक है, ये तर्क शक्ति यानी तार्किक शक्ति जो है, ये एक प्रकार से गणित की प्रकृति ही है। गणित की कई सारी प्रकृति हैं, यानी कि गणित की विशेषताएं हैं। हर एक विषय की अपनी प्रकृति, अपनी विशेषताएं होती हैं। तो गणित की एक विशेषता है तर्क शक्ति, लेकिन इस पर फोकस किया गया है, इसलिए गणित की प्रकृति जो है उसके अलावा भी नाम दिया है कि तर्क शक्ति आपके टॉपिक के अंतर्गत। तर्क शक्ति कोई अलग से कोई बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर हम गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर अंत में हम ये भी देखेंगे कि तर्क शक्ति भी जो है वो गणित की एक प्रकृति है। तो गणित विषय की क्या प्रकृति है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला है आपके देखिए गणित अमूर्त विषय है। गणित कैसी विषय है, अमूर्त विषय है। अमूर्त विषय की जगह अमूर्त विज्ञान भी लिखा हुआ आ सकता है, जो कि आपके रीट 2017 लेवल 2 में लिखा हुआ आया था कि गणित कैसा विज्ञान है। तो वहां पर आपकी क्या आंसर सही है, अमूर्त विज्ञान है। गणित की प्रकृति कैसी है, अमूर्त प्रकृति है। यहाँ पर अमूर्त प्रत्यय जो होते हैं, यानी कि आपके एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो होते हैं, उसी को परिवर्तित किया जाता है किसके रूप में, मूर्त रूप में, यानी कंक्रीट रूप में जो है, कंक्रीट फॉर्म जो है उसके अंतर्गत बदला जाता है। तो अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है और अमूर्त प्रत्यय जो होते हैं उसको किस रूप में बदला जाता है, मूर्त रूप में बदला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, रीट में प्रश्न पूछा गया है। ज्यादा बड़ी आपके शिक्षण विद्या नहीं है, 25-30 या ज्यादा से ज्यादा 30 पेज जो है वो शिक्षण विधियों के आपके होंगे गणित के, और 10 प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब ये जो अमूर्त रूप होता है, संख्या जो होती है वो आपके अमूर्त रूप होती है, और संख्यांक, इन्हीं संख्या को जब अंक के रूप में बदल दिया जाता है, यानी कि संख्या प्लस अंक संख्यांक के रूप में जब बदला जाता है, ये जो संख्या, जैसे ये देखिए 4 स्टार टाइप मैंने बनाए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। अब ये कुल मिलाकर अमूर्त पढ़ते हैं, लेकिन जब इनको संख्यांक के रूप में लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, तो ये आपके कौन सा रूप हो जाएगा, मूर्त रूप। जिस तरह से मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, आपको हूबहू आपके नोट्स में नोट डाउन करना है और समझने का प्रयास करना है। गणित कैसी विषय है, गणित अमूर्त विषय है। गणित में अमूर्त विषय को किस में बदला जाता है, तो मूर्त रूप में बदला जाता है। अमूर्त रूप में आपके कौन हो गई, संख्या। मूर्त में क्या होते हैं, संख्यांक होते हैं, और संख्यांक आपके कैसे होते हैं, मूर्त रूप में होते हैं। यानी कि ये मैंने कंप्लीट यहाँ पर आपको बताया है कि गणित जो है एक अमूर्त विषय है। दूसरी प्रकृति या यूं कह सकते हैं कि विशेषता है, गणित सार्वभौमिक विषय है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि रीट में देखिए 2 बार प्रश्न पूछा गया है। रीट 2022 लेवल 1 शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है, रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है। गणित के निष्कर्ष सदैव कैसे होते हैं, सार्वभौमिक।
और मैंने अंग्रेजी रूप भी यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल, यानी कि गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वो सदैव हमेशा क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि सभी स्थान पर उसका मान एक जैसा रहता है। जैसे कि अगर भारत में 2+2 का अर्थ होता है 4, तो अगर आप अमेरिका में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी आपके 2+2 का अर्थ क्या रहेगा, 4। यानी कि गणित एक सार्वभौमिक विषय है, सभी जगह इसके जो निष्कर्ष है उसमें क्या रहेगी, एक रूपता रहेगी। और यही प्रकृति गणित को क्या बनाती है, विश्वव्यापी बनाती है, यानी कि ग्लोबल जो है, एक ग्लोबल सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स को पढ़ा जाता है। इसका यही कारण है कि इसके निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं, एक रूपता यानी समानता लिए होते हैं। जैसे 2x3 अगर यहाँ पर 6 करेंगे तो आप विश्व के किसी भी कोने में जाकर अगर 2x3 करोगे तो वहां पर भी उसका तात्पर्य जो है वो 6 ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि गणित कैसी विषय है, एक सार्वभौमिक विषय है। अगला हम देखेंगे गणित की अपनी भाषा होती है। अब ये गणित की भाषा करके आपके टॉपिक 3 भी है। टॉपिक 3 के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे कि गणित की भाषा कैसी होती है, डिटेल में हम वहां से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर उसकी प्रकृति है इसलिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि गणित की अपनी भाषा होती है जिसमें विभिन्न गणितीय पद होते हैं, विभिन्न गणितीय पद भी होते हैं, और उसके अलावा देखिए आप पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, और सिद्धांत होते हैं, और संकेत होते हैं। यानी कि गणित की भाषा में मुख्यतः अगर देखा जाए तो क्या चीज होती है, पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सूत्र, सिद्धांत और संकेत होते हैं। और इनमें क्या होती है, संक्षिप्तता होती है। इनमें संक्षिप्तता निहित है। संकेत, चिन्ह, सूत्र विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं। प्रत्येक संकेत, प्रत्येक चिन्ह, प्रत्येक सूत्र का अपना एक अलग महत्व होता है, अपना एक अलग अर्थ होता है, अलग निष्कर्ष होता है। और गणित की भाषा क्या होती है, संक्षिप्त होती है। जैसे गणित में अगर कोण शब्द को लिखना है तो वहां पर केवल एक कोण का निशान बना लिया जाता है। अगर गणित में समकोण शब्द लिखना है तो समकोण शब्द की जगह केवल एक चिन्ह बनाया जाता है, ऐसे समकोण का। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे जैसे गणित में किरण शब्द बनाना, लिखना की बजाय आप इस तरह से आप किरण भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप जो है, जैसे रेखाखंड है, इस प्रकार से आप रेखाखंड बना सकते हैं जिसमें दोनों छोर पर जो है वो बिंदु होते हैं। किरण में एक छोर पर बिंदु होता है, एक छोर जो है अनंत की तरफ बढ़ता रहता है। रेखा होती है तो उसमें केवल किसी भी तरफ जो है कोई भी बिंदु या किरण नहीं होती, दोनों तरफ से कुल मिलाकर वो है अनंत बढ़ सकती हैं। उसके अलावा देखिए ये जो लंब का चिन्ह है, इसका अर्थ होता है कि लंब, अर्थात ये जो है इस पे 90 डिग्री होता है तो ये आपके लंब हो जाएगा। तो गणित की भाषा जैसे बराबर है तो बराबर के कुल मिलाकर इसके सूत्र, संकेत, चिन्ह होते हैं। और ये क्या होती है, गणित की भाषा संक्षिप्तता, यानी संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप। गणित की भाषा कैसी होती है, छोटे रूप में होती है, छोटी होती है। ठीक है। गणित में परिणामों की निश्चितता होती है। गणित में जो रिजल्ट मिलते हैं, निष्कर्ष मिलते हैं, उनमें क्या होती है, निश्चितता, यानी कि एग्जैक्ट आंसर निकलता है। यही कारण है कि गणित जो है वो आंशिक सत्य को भी स्वीकार नहीं करता है। आंशिक सत्य जो होता है उसको भी स्वीकार नहीं करता, यानी कि पूर्णतः सत्य जो बात होती है उसी को गणित जो है वो स्वीकार करता है, पूर्णतः सत्य को। अर्थात गणित कैसी विषय है, वस्तुनिष्ठ विषय है। गणित कैसी विषय है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है आपके ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। अगर आपके विषयनिष्ठ, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ आ जाए तो वो आपके नकारात्मक शब्द होगा, वो गणित की प्रकृति नहीं है, उसको सब्जेक्टिविटी कहते हैं। जबकि आपके यहाँ पर क्या है, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि परिणामों की क्या होती है, निश्चितता होती है। गणित के सारे परिणाम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, अद्वितीय परिणाम होते हैं। परिणाम की निश्चितता का मतलब होता है अद्वितीय, यानी उसके समान दूसरा कोई नहीं, यानी कि उस प्रश्न का अन्य कोई भी आंसर नहीं होगा, केवल एक आंसर होगा। ठीक है। यहां पर मैं देखिए लिख लेता हूं, परिणामों की निश्चितता मतलब केवल एक उत्तर। ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे, देखिए गणितीय निष्कर्ष सदैव क्या होते हैं, विवादास्पद होते हैं। अविवादास्पद का मतलब होता है कि गणित के जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं होती है, अर्थात उन्हें लेकर किसी भी प्रकार का संदेह या विवाद नहीं किया जाता है, क्योंकि एक निश्चित उत्तर होता है। परिणामों की क्या होती है, निश्चितता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। यह आपके मेरी दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रीट में 2 बार प्रश्न पूछा गया था और दोनों बार पूछा गया था कि गणित विषय की प्रकृति नहीं है। वहां पर लिखा गया था कि सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। तो संकुचित होता है, यह प्रकृति नहीं है, क्योंकि सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित न होकर क्या होता है, व्यापक होता है। इसलिए आपको यह याद रखना है, गणित एक आगमनात्मक प्रक्रिया है, अर्थात सामान्यीकरण की क्षमता होती है। आगमनात्मक का मतलब होता है इंडक्टिव और निगमनात्मक का मतलब होता है डिडक्टिव। तो यहां पर देखिए इंडक्टिव जो होती है आगमनात्मक प्रक्रिया होती है, और आगमन प्रक्रिया जो होती है उसके अंदर क्या होता है, उदाहरण से नियम बनते हैं, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अंत में हम क्या करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, नियमों का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र व्यापक होता है और सामान्यीकरण की प्रोसेस जो है उसकी क्षमता भी जो है वो ज्यादा होती है, यानी जनरलाइजेशन जो होता है वो अधिक होता है। ये आपके गणित की प्रकृति हुई। अब देखिए आप गणित की एक और प्रकृति है, सर्पिलाकार होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, सर्पिलाकार। अब ये सर्पिलाकार मैंने यहाँ पर देखिए एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है।
गणितीय संप्रत्यय जो होते हैं, कंसेप्ट जो होते हैं, वो अधिक अंतर संबंधित होते हैं। मतलब प्रत्येक एक कॉन्सेप्ट जो है दूसरे कॉन्सेप्ट से जो है संबंधित होता है। जैसे मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे दो शब्द जो है, दो को 3 से गुणा करना है, कितने आ रहे हैं 6। अब ये बात किसकी हो रही है? गुणन की बात हो रही है, गुणे की बात हो रही है। लेकिन इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं जोड़ से भी संबंधित करके बताया जा सकता है कि 2 को 3 बार जोड़कर जो है वो भी हम जो है 6 ला सकते हैं। कुल मिलाकर गणित के प्रत्येक कंसेप्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। इसीलिए गणित जो है एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई जाती है, ताकि पीछे पड़ी हुई विषय वस्तु जो है आगे पढ़े जाने वाली विषय वस्तु में कारगर या यूं कह सकते हैं उपयोगी सिद्ध हो। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। गणित की विषय वस्तु जो है उसके ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और ज्ञानेंद्रियों की वजह से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमेशा विश्वसनीय होता है, स्थायी होता है और वास्तविक ज्ञान होता है। यानी कि आंखों देखा जो ज्ञान है वो निश्चित तौर पर आपके क्या होगा? विश्वसनीय, स्थायी और वास्तविक रूप से ज्ञान होगा। ये आपके गणित की प्रकृति के बारे में हम बात करें। गणित की प्रकृति में गूढ़ता है, यानी रहस्य है। गणित के माध्यम से आप, क्योंकि पूरा ज्योतिष शास्त्र जो है वो गणित के आधार पर चलता है। अब ज्योतिष जो है एक रहस्यमय विषय है, उसके अंतर्गत किसी के भी भविष्य के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, संभावनाओं को लेकर सभी प्रकार की बात यहाँ पर की जा सकती है। तो गणित की प्रकृति में गूढ़ता यानी रहस्यता का भाव है। दूसरा आप देखिए, संख्याएं, स्थान, मापन, दिशा आदि गणित का आधार है। संख्याएं, स्थान, मापन और दिशा, ये सभी जो है गणित शिक्षण का क्या है, या यूं कह सकते हैं गणित विषय का क्या है? आधार है। रीट 2022 लेवल 1 और रीट 2022 लेवल 2 दोनों में यह प्रश्न पूछा गया है विशेषताओं के रूप में, और निश्चित तौर पर आपके रीट में भी प्रश्न इसी प्रकार से आएगा कि निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की प्रकृति है, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की प्रकृति नहीं है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। अब देखिए, गणित की तार्किक प्रकृति यही तो है, तर्क शक्ति जो है यही है कि मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की, कि किसी कारण कारण संबंध जो होता है, कारण कारण संबंधित की ये करने से ये हो जाएगा, ये सारी संबंध जो है आपको गणित के माध्यम से आपके मस्तिष्क का विकास होता है, मानसिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है, उसके आधार पर आप में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। आगे आप देखेंगे, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो गणित को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो वहां पर देखिए, संख्या, स्थान और 2 ऑप्शंस और थे, तो बोर्ड ने जो है 2 आंसर माने थे, ऑप्शन मतलब 2 ऑप्शन सही माने थे, ए और सी। तो उसमें से एक था संख्या और एक था स्थान, यानी कि गणित में संख्या और स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। उसके अलावा देखिए, रीट में एक बार प्रश्न और आया था कि गणित को गणनाओं का भी विज्ञान कहते हैं। गणित को किसका विज्ञान कहते हैं? गणनाओं का। यानी कि गणित, ये सारे सकारात्मक शब्द जो है, टेक्निकल वर्ड जो है, जैसे आपके संख्या हो गई, स्थान हो गया, गणना हो गई, मापतोल हो गया, इन सभी का विज्ञान जो है वो आपके गणित है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन, अवमूर्तन और सामान्यीकरण आदि मानसिक क्रियाओं की योग्यताओं का विकास होता है। अब तर्क शक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में, तो मानसिक क्रिया जो है इसमें होती है किस प्रकार से? आगमन, निगमन, अमूर्तन, यानी अमूर्त विषय वस्तु को भी ग्रहण किया जा सकता है गणित के माध्यम से, और उसकी मूर्त व्याख्या की जाती है। अमूर्त को किस में बदला जाता है? मूर्त रूप में बदला जाता है। और सामान्यीकरण तो आपने देखा ही है कि आगमनात्मक प्रकृति होती है, यानी कि नियम, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, और नियम के निर्माण करने की प्रक्रिया ही आपके सामान्यीकरण कहलाती है। अब आगे हम देखेंगे, गणित की प्रकृति में सामंजस्यता, क्रमबद्धता, यथार्थता, तार्किकता, स्पष्टता, सुव्यवस्थितता और शुद्धता होती है। अब रीड में प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी गणित की प्रकृति है, और वहां पर आंसर था उपरोक्त सभी। तो उसमें था देखिए क्रमबद्धता। गणित में देखिए आप, सबसे पहले संख्याएं जो है, संख्या ज्ञान करवाया जाता है, उसके बाद उसको पहाड़ा सिखाए जाते हैं, उसके बाद आगे जाकर जोड़, उसके बाद बाकी गुणा भाग, एक मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो है ज्ञान दिया जाता है। तो संख्याओं का ज्ञान कराने के बाद ही आगे की प्रक्रिया चालू होती है, जिसमें अपने मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं, वो भी हम आगे विद्यालय पाठ्यक्रम में जो महत्व है उसके अंतर्गत हम देखेंगे मूलभूत संक्रिया कौन कौन सी है, तो उसके अंतर्गत जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 2 में तार्किकता जो है केवल एक विशेषता थी, वहां पर थी तार्किकता। और रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 3 में जो पूछा गया था, वहां पर 3 विशेषताएं थी आपके, क्रमबद्धता, यथार्थता, तार्किकता और उपरोक्त सभी, तो वो तीनों आपके वहां पर थी। और अब हम देखेंगे गणित की विषय वस्तु में कौन कौन सी विषय जो है गणित के, यूं कह सकते हैं उपभाग कह सकते हैं, उपविषय शामिल है। तो गणित की शाखाओं के रूप में देखिए, अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति को कहते हैं रेखा गणित, समुच्चय, समंदन, फलन आदि शामिल है। ये सभी गणित की शाखाओं के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखेंगे आगे, गणित ज्ञान का उपयोग विज्ञान की, मतलब गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कि भौतिकी, जिसको कहते हैं फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी तथा अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक है। यानी कि विज्ञान की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत गणित का उपयोग किया जाता है, जो कि आप बेहद अच्छे से जान के बिंदु। गणित के अध्ययन से बालकों में
स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। बालक में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। अब यहां पर देखिए रीट में प्रश्न पूछा गया था कि गणित के अध्ययन से बालकों में किन भावनाओं का या किसका विकास होता है, तो आत्मविश्वास का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है और विचार शक्ति का विकास होता है और विश्लेषण सोच का विकास होता है। यानी कि ये सभी जो है विकास होते हैं। रीट में 2 बार प्रश्न पूछे गए थे यहाँ से, तो आपको ये सारी जो शब्द हैं, टेक्निकल शब्द सारे आपको याद रखने हैं। अब देखेंगे अपन आगे, गणित में संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध, यानी कि गणित में जितनी भी विषय वस्तु पाई जाती है उनमें परस्पर संबंध, प्रदत्तों यानी डाटा, इसको आंकड़े भी कहते हैं, इन विभिन्न आंकड़ों अथवा सूचनाएं कैसी संख्यात्मक सूचनाएं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकल जाते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट है कि गणित में संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के बीच में परस्पर संबंध भी, और उस संबंधों के आधार पर आंकड़े और सूचनाओं, इन तीनों को आधार बनाकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो गणित में कैसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो संख्यात्मक निष्कर्ष गणित में निकाले जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे हम देखेंगे, गणित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार होता है। गणित किसका आधार होता है? वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, तो उसका मुख्य आधार गणित होता है, क्योंकि गणितीय निष्कर्ष सदैव क्या करते हैं, सत्य का विवेचन करके निकाले जाते हैं तथा इसकी प्राप्ति में भावनाओं, प्रतिबद्धताओं, स्थानीयताओं का कोई रोल नहीं होता। यानी कि किसी की व्यक्तिनिष्ठता का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का पक्षपात जो है इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। विज्ञान और गणित दोनों ऐसी सब्जेक्ट हैं जिसमें दोनों वस्तुनिष्ठ है, किसी भी प्रकार की व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव इसके अंतर्गत नहीं पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है वो कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। आगे देखिए आप, गणित केवल गणनात्मक कौशल ही नहीं होता है, केवल गणना ही गणित नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गणित का संकीर्ण अर्थ जो है, संकीर्ण या संकुचित अर्थ जो है वो क्या है, वो है केवल गणना की प्रधानता। जबकि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो गणित केवल गणनात्मक कौशल ही नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर एक तार्किक संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? तार्किक, यानी रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग जो होती है वो रीजनिंग वाली संरचना आपके यहाँ पर होती है। यानी कि एक तर्क शक्ति होती है, इसमें कैसी शक्ति होती है? तर्क शक्ति होती है। इसलिए आप जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसमें प्रत्येक जगह आपको गणित का उपयोग करना पड़ता है। नीट 2015 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखेंगे हम, शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता, वस्तुनिष्ठता, गणित की तार्किकता की विशेषता है। गणित की तार्किकता जो है, तर्क शक्ति, इसकी क्या विशेषता है, प्रश्न पूछा गया है रीट 2017 लेवल 2 में। तो वहां पर देखिए आप, गणित में क्या होती है, एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है, प्योरिटी, मतलब प्योर चीज जो होती है वो आपके गणित होती है। और परिणाम की निश्चितता होती है, एक आंसर होता है इसका। मौलिकता यानी कि नवीनता होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइट नहीं होती है। दूसरा है आपके वस्तुनिष्ठता, यानी कि किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है, एक निश्चित परिणाम होता है। और गणित की तार्किकता की ये सारी विशेषता हैं जो कि आपके रीट 2017 लेवल 2 में पूछी गई हैं। गणित में मौखिक कार्य मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं। गणित में हम देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व, तब लिखित कार्य और मौखिक कार्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इससे क्या बेनिफिट रहता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, मौखिक कार्य का जो उद्देश्य है वो है मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करना। जैसे आप किसी बालक को बुलाकर कहते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो बताता है 4, यानी कि अपने मन मस्तिष्क में बिना कागज कलम का उपयोग किए वो अपने मस्तिष्क में क्रियाएं करता है, उससे मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। और ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो गणित शिक्षण में ही सर्वाधिक होता है। तो रीट 2017 लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न ये। यहाँ पर आपके गणित की तर्क शक्ति, गणित की प्रकृति, गणित की परिभाषाएं और गणित का अर्थ और उत्पत्ति जो है कंप्लीट अपने यहाँ पर इस क्लास में होती हैं। अब इस क्लास में आपका कितना सपोर्ट देखने को मिलता है उसी आधार पर आपकी आगे की क्लास जारी रहेगी। अन्यथा जो है किसी और विषय का भी जो है हो सकता है कि संस्कृत और अन्य किसी विषय की शिक्षण विधि या अन्य नवाचार किया जाए। तो आप निश्चित तौर पर अगर आप इस सीरीज को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको इस टॉपिक के सारे प्रश्न जो पीवाईक्यू पूछे गए संभावित प्रश्न स्टडी विद रीट टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा देंगे। आप वहां पर इसकी तैयारी कर लें और यहां से पढ़ने के बाद आप वहां पर टेस्ट दें, फिर उसके बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।